स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ दूसरी, जिसमें कुल 30 प्रश्न होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो आप अपने शिक्षा मनोविज्ञान की नॉलेज को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। आप कोशिश करना दोस्तों कि हर प्रश्न आप मेरे से पहले सॉल्व करें और आप सही आंसर लिखें, और साथ ही साथ आप चेक कीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। और आखिर में 30 में से आपके कितने नंबर हो रहे हैं, स्कोर भी चेक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके भी आप अपना स्कोर लिख सकते हो। तो चलिए, पहला प्रश्न। एक बालक ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। एक बालक ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ए 6 माह की आयु में, बी 12 माह की आयु में, सी 18 माह की आयु में, डी 24 माह की आयु में। यानी एक बालक जो है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन किस उम्र में अमूमन करता है। मनोविज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर एक एज होती है, उस एज में पहुँचते पहुँचते बालक जो है वो ईर्ष्या दिखाने लग जाता है। तो आपको आंसर करना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए 6 माह की आयु में। 6 माह की आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लग जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया में के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय, यानी ये जो बात कही है, ये किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है किसको? कोहलर, स्किनर, प्याजे और पावलोव। इसका श्रेय किसको जाता है जिन्होंने इस बारे में ये बात कही है, हमें बताई है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? कोहलर, स्किनर, प्याजे और पावलोव। इसका सही उत्तर है दोस्तों जीन प्याजे। जीन प्याजे यानी सी, जीन प्याजे ने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। दोस्तों, जीन प्याजे संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों, वो क्या पूछ रहा है। अमूमन आप गलतियां करते हो, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो 4 कथन आएंगे उनमें से एक सही है, एक सत्य है, वो आपको ढूंढ के बताना है। ए विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। बी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। सी खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक हैं। डी शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक हैं। तो इसमें 3 कथन हैं जो असत्य हैं, यानी गलत हैं। एक बात है जो सही है। तो इसका सही उत्तर है, पहले हम देख लेते हैं दोस्तों एक एक करके। ए है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये असत्य है, क्योंकि प्रभावित रहते हैं वो हमारे समाज के सांस्कृतिक संदर्भों में सीखना हो चाहे उनका विकास हो, वो अप्रभावित नहीं रह सकते। यानी ये जो हैं वो कथन असत्य हैं। बी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। शिक्षार्थी अनेक तरीकों से सीख सकते हैं। तीसरा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक हैं, बिल्कुल सार्थक हैं दोस्तों। खेलने से सामाजिक दक्षता भी बढ़ती है, यानी नेतृत्व, सामाजिक सहयोग, ये सब बढ़ता है। संज्ञान, उसका जो इमोशंस हैं वो भी मजबूत होते हैं। चौथा भी देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक हैं। जी नहीं, बाधक नहीं है, बल्कि सहयोगी होता है। तो
इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो सी है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, क्योंकि सत्य कथन पूछा है, 3 असत्य हैं, हमने सब पर चर्चा की है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और कौशल अधिगम। इनमें से आपको सही उत्तर देना है दोस्तों, और इसका सही उत्तर है जो उसका पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम, यानी ए। समस्या समाधान अधिगम उच्चतम स्तर है एक पदानुक्रमिक में, जो रॉबर्ट गैने ने जो दिया है। दोस्तों, गैने जो है वो आधुनिक अनुदेशन सिद्धांतों का जनक माना जाता है गैने को, और इन्होंने सीखने के कुल 8 प्रकार बताए हैं। सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, और आधुनिक अनुदेशन सिद्धांतों का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली जगह भूमिका निभानी चाहिए। ए सहानुभूतिपूर्ण, बी तटस्थ, सी नकारात्मक, डी अग्रोन्मुखी। यानी बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें माता पिता का रोल कैसा होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तटस्थ बिल्कुल अलग थलग, नकारात्मक या अग्रोन्मुखी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी अग्रोन्मुखी, यानी प्रोएक्टिव रोल में होना चाहिए उनकी जो रोल है वो। अगला प्रश्न है दोस्तों, और डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं। डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए जेम्स ड्रेवर, बी हल, सी स्किनर, डी टॉलमैन। और डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूं ताकि आपको पर्याप्त समय मिले और आप आंसर कर पाएँ। और मेरा आंसर देते ही आप अपने प्रश्न को सही और गलत ठहरा के आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी दोस्तों जेम्स ड्रेवर ने। किसने लिखी थी। जेम्स ड्रेवर ने अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ पे ट्रिक देना चाहूँगा कि जो भी आप ऐसी डेफिनेशन पढ़ें उनमें से कुछ कीवर्ड्स पकड़ें, जैसे उत्तरोत्तर सामंजस्य, है ना। इस प्रकार के कीवर्ड्स आप रखिएगा और ध्यान में रखिए, आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर और कोहलर। किसका है ये कथन। यह कथन है दोस्तों, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन है स्किनर का। किसका है। स्किनर ने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। तो सीखने की जो परिभाषा इन्होंने दी है स्किनर ने, कीवर्ड ध्यान में रखिए, उत्तरोत्तर सामंजस्य स्किनर ने, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किसने बच्चे को टेबुला रसा माना। यानी इनमें से कौन हैं जिन्होंने एक बच्चे को टेबुला रसा माना। फ्रायड ने, पियाजे ने, स्किनर ने, जॉन लॉक ने। टेबुला रसा किसने माना एक बच्चे को। फ्रायड ने, पियाजे ने, स्किनर ने या जॉन लॉक ने। इस प्रश्न का
सही उत्तर है दोस्तों जॉन लॉक। जी हाँ, जॉन लॉक ने एक बच्चे को टेबुला रस्सा माना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि टेबुला रस्सा क्या है आखिर। टेबुला रस्सा का अर्थ होता है दोस्तों एक खाली स्लेट, यानी वो बच्चे को कोरी प्लेट कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये शब्दों का भी फेर है। जब आप तैयारी करते हैं तो हर तरीके की तैयारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का रिप्लेसमेंट हो तो आपके पास में उसका उत्तर होना चाहिए। टेबुला रस्सा यानी कोरी प्लेट किसने कहा बच्चे को? जॉन लॉक ने। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें ये कहा था सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, 1693 में ये बुक लिखी थी जॉन लॉक ने। उसमें इन्होंने एक बच्चे को टेबुला रसा या कोरी प्लेट कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतन अनिवार्य रूप से एक हैं क्रियात्मक गतिविधि, भावनात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि और मनोगतिक प्रक्रिया। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? जो चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से क्या है? क्रियात्मक गतिविधि है, क्या वो भावनात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है या मनोगतिक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है दोस्तों संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, यानी जो संवेगों के प्रकार गिलफोर्ड ने बताए हैं वो तो है ही, एक ऐसा भी जो गिलफोर्ड ने नहीं बताया वो आपको ढूंढ के निकालना है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है प्राथमिक, द्वितीयक, नवीन और कृत्रिम। इनमें से आपको बताना है। गिलफोर्ड ने जो संवेगों के प्रकार बताए उनमें से एक यहाँ पर नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों नवीन, यानी गिलफोर्ड ने जो संवेग बताए थे प्राथमिक, द्वितीयक और कृत्रिम ये बताए थे, नवीन जो हैं वो उन्होंने नहीं बताया था संवेगों के प्रकार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक, निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक एक्वायर्ड मोटिव का उदाहरण नहीं है? अभिवृत्ति, रुचि, जिज्ञासा और भूख। प्रश्न को आप आराम से पढ़िए फिर आंसर करें दोस्तों। आप 2 बार पढ़िए प्रश्न को अच्छे से, प्रश्न को समझना है फिर आप विकल्प की तरफ बढ़ना होता है आपको। ये बहुत ज़रूरी है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि एक चूक हमें बहुत डाउन कर देती है। तो प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें कि वो क्या पूछ रहा है, फिर आप आंसर करें। निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है, बाकी जो हैं वो अर्जित हैं। अभिवृत्ति, रुचि, जिज्ञासा और भूख। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूख। यह अर्जित नहीं है दोस्तों, बाकी सभी अर्जित अभिप्रेरक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है, इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। यह तर्क शक्ति बढ़ाती है, यह जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, यह व्यवहार को बनाए रखती है, यह व्यवहार को निर्देश देती है। प्रेरणा का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। प्रेरणा का कार्य नहीं है। क्या ये तर्क शक्ति बढ़ाती है, क्या ये जीव को ऊर्जा प्रदान करती है, व्यवहार को बनाए रखती है, क्या ये व्यवहार को निर्देश देती है? इनमें से सही उत्तर है दोस्तों यह तर्क शक्ति को बढ़ाती है। यह असत्य कथन है, यानी ये कार्य प्रेरणा का नहीं है। ठीक है ना, ये तर्क शक्ति नहीं बढ़ाती। बाकी देखिए, यह जीव को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे हम मोटिवेशनल या प्रेरणा की कोई कहानी सुनते हैं, ऊर्जा से हम भर जाते हैं और फिर हमारा जो व्यवहार है वो बनाए रखती है। आप कुछ कर रहे हो और आपको बीच में मोटिवेशन मिल जाए, आपको बहुत अच्छा लगता है, उस काम को आप कंटिन्यू करते हो और आपके व्यवहार को जो है वो
गाइडेंस भी उससे मिलता रहता है, लेकिन तर्क शक्ति नहीं बढ़ती है प्रेरणा से, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, समानुपाती मापनी। यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको चेक करने की जो सबसे बढ़िया वाली मापनी है, सर्वोत्तम मापनी, वो कौन सी है? और इसका सही उत्तर है अंतराल मापनी। अंतराल मापनी सर्वोत्तम मापनी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने की। ध्यान रखना, किसको? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने के लिए है ये बेस्ट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक स्रोत हैं। व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसके कारक स्रोत क्या हैं? सामाजिक एवं आर्थिक, बी संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, सी वंशागत, वही वंशानुगत और वंशागत एक ही बात है दोस्तों, वंशागत एवं वातावरणीय, डी वंशागत। तो इनमें से कौन से कारक स्रोत हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी वंशागत एवं वातावरणीय कारक दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त हैं या प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट हैं वो किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। क्लाउड पिक्चर टेस्ट ये प्रयुक्त होता है दोस्तों व्यक्तित्व के मापन में। किसके? व्यक्तित्व के मापन के लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? यानी कैटल ने जो व्यक्तित्व के जो शील गुणों की संख्या बताई है वो कितनी है? 13, 14, 15 और 16, 13, 14, 15, 16। इनमें से आपको वो नंबर्स बताने हैं, वो संख्या बतानी है जिनके व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कैटल ने बताई है। इसका सही उत्तर है दोस्तों जो कैटल ने बताई थी संख्या व्यक्तित्वशील गुणों की, वो हैं 16। कितनी? 16। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता और सामर्थ्यों का एक समुच्चय, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो इनमें से बुद्धि क्या है? क्या ये अकेला और जातीय विचार हैं? क्या दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता को ही बुद्धि माना जा सकता है? क्या ये एक विशिष्ट योग्यता है यानी अ स्पेसिफिक एबिलिटी, या फिर सामर्थ्यों का समुच्चय, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज? तो बुद्धि जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है एक विशिष्ट योग्यता। एक विशिष्ट योग्यता, अ स्पेसिफिक एबिलिटी है बुद्धि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं? खाली बुद्धि से नहीं दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा कौशल है वो आपको? ए सहानुभूति देना, बी याद करना, सी गतिक प्रक्रमण, डी विचार करना। तो इनमें से कौन सा वो कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सहानुभूति देना। कौन सा है? सहानुभूति देना जो है संवेगात्मक बुद्धि का एक कौशल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? ए टर्मन, बी बीने, सी स्टर्न, डी स्पीयरमैन। मानसिक आयु का जो विचार है या प्रत्यय है ये किसने दिया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ने, बी
बीने ने दिया है मानसिक आयु का प्रत्यय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ए मैरीफील्ड, बी टॉरेंस, सी कॉल एंड ब्रूस, डी कैंट। जो सृजनशीलता है दोस्तों, क्रिएटिविटी है, उसकी पहचान करने के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका सही उत्तर है बी टॉरेंस। इसका सही उत्तर है दोस्तों टॉरेंस। टॉरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में प्रतिभाशीलता यानी गिफ्टेडनेस ऑफ चिल्ड्रन खाली जगह के कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण से, सफल माता पिता से, एक अनुशासित दिनचर्या से, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। यानी बच्चों में जो प्रतिभाशीलता है वो किस कारण से होती है, गिफ्टेडनेस ऑफ चिल्ड्रन है वो किस कारण से होती है? क्या एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या और आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में अंतःक्रिया। इसी की बदौलत जो है वो प्रतिभाशीलता बढ़ती है, इसी के कारण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वलीनता यानी ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? स्वलीनता यानी ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? सैमुअल किर्क, लियो कैनर, बीएफ स्किनर, जेबी वॉटसन। स्वलीनता ऑटिज्म की व्याख्या करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाला लियो कैनर। लियो कैनर। दोस्तों तो स्वलीनता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं? स्वलीनता के लक्षण से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है कि कमज़ोर सामाजिक व्यवहार रहता है, हमारा जो व्यवहार है वो रूढ़िबद्ध रहता है, और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कमज़ोर रहता है यानी कमज़ोर संप्रेषण। ये सब ऑटिज्म के लक्षण हैं और ऑटिज्म को सर्वप्रथम डिफाइन किया था लियो कैनर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड बीने द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, बीआर जेनसन द्वारा और हावर्ड गार्डनर द्वारा। ये आपको बताना है दोस्तों। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है दोस्तों हावर्ड गार्डनर द्वारा। गार्डनर ने ये दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह परिभाषा जो है वो किसने दी है? वैलेंटाइन ने, क्रो एंड क्रो ने, स्टेनले हॉल ने और कांट ने। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ऐसा किसने कहा? ये कहा है दोस्तों वैलेंटाइन ने। किसने कहा? वैलेंटाइन ने ऐसा कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई?
लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ए 1850, बी 1860, सी 1870, डी 1880। लंदन में जो अनिवार्य है प्राइमरी एजुकेशन है, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, वो कब लागू हुई है ये आपको बताना है। 1850, 1860, 1870, 1880। और इसका सही उत्तर है दोस्तों सी 1870। 1870 में जो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं, यानी जो एक फीमेल टीचर हैं वो अपनी प्राइमरी क्लास में हैं तो वो अपने जो अधिगम उसको कैसे वो अच्छा कर सकती है? अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास द्वारा। तो जो एक शिक्षिका है अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तुओं को जो है विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर और ड्रिल और अभ्यास द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके वो प्रभावी अधिगम करवा सकते हैं। दोस्तों मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत बार मिल के कुछ प्रश्न पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि मनोविज्ञान में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे जैसे मैं पूछता हूँ ना उन्हें। तो इसीलिए जो मेरे फ्रेंड के साथ जो डिस्कशन होता है फिर उस चीज़ को ध्यान में रख के ऐसे प्रश्न मैंने टेस्ट सीरीज में लेने की कोशिश की है। तो ये कुछ क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं जो अमूमन सी टेट वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है ए प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, बी हर महीने परीक्षाएं लेना, सी बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, और डी बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। यानी सतत मूल्यांकन है कंटिन्यूस इवोल्यूशन का एक निहितार्थ है, ये आपको बताना है। क्या प्रतिदिन परीक्षाएं लेना सतत मूल्यांकन है, क्या हर महीने परीक्षा लेना सतत मूल्यांकन है, या बच्चों की जो भाषा का प्रयोग है उसका निरंतर अवलोकन करना, या बच्चों में जो है परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। कि उसमें कितना बदलाव आया, ये होता है निरंतर या सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ए क्रियात्मक अध्ययन, बी भ्रमण, सी पूछताछ, डी अवलोकन। क्रियात्मक अध्ययन या भ्रमण या पूछताछ या अवलोकन, आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए जो सर्वोत्तम है, बेस्ट है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए क्रियात्मक अध्ययन। क्रियात्मक अध्ययन आसपास की समस्या के समाधान हेतु सबसे सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 यानी RTE राइट टू एजुकेशन को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी। यानी राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी RTE एक्ट 2009 को? ए 26 जुलाई 2009, बी 26 अगस्त 2009, सी 26 सितंबर 2009, डी 26 अक्टूबर 2009।
किस दिन राष्ट्रपति ने इस बिल को स्वीकृति दी थी, यानी साइन किया, जिससे ये अधिनियम बन गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? एरिक्सन, C.W. बियर्स, जेरोम ब्रूनर, क्रो एंड क्रो, यानी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी थी दोस्तों सन 1963 में एरिक्सन ने। किसने लिखी थी? एरिक्सन ने। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि आपके कितने सही हुए हैं, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।